चैप्टर की, जो कि है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट। यह कहानी वर्ष 1870 और 71 की है, जब फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध चल रहा था। लगभग 13 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में फ्रांस को प्रूसिया के द्वारा पराजित कर दिया गया। अल्सेस तथा लॉरेन प्रूसिया के अधिकार में आ गए थे। नए प्रूसियाई शासकों ने क्षेत्र के विद्यालयों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया जाना निषेध कर दिया था। इस क्षेत्र में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को छोड़ जाने के लिए कहा गया था। यह कहानी एक फ्रांसीसी अध्यापक एम हैमल के अंतिम दिन का वर्णन करती है। एम हैमल जानते थे कि कल उनका स्थान एक नया जर्मन अध्यापक ले लेगा। आज वे विद्यार्थियों को अपना अंतिम पाठ पढ़ाएंगे, द लास्ट लेसन। इस कहानी का नैरेटर एक छोटा बच्चा फ्रांज है, जो इस कहानी को बता रहा है। उस दिन विद्यालय के लिए मैं काफ़ी देर से उठा और मुझे डर था कि आज तो स्कूल में बहुत मार पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे अध्यापक एम हैमल ने मुझे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कहा था और मैं उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। एक पल के लिए मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना आज मैं स्कूल बंक कर दूं, अर्थात कहीं दूर भाग जाऊं और कहीं बाहर जाकर खुले वातावरण में अपना दिन व्यतीत करूं। आज तो मौसम भी बहुत गर्म व सुहावना है और धूप भी निकल रही है, और वन के किनारे पक्षी देखो कैसे चहचहा रहे हैं। आरा मील अर्थात लकड़ी चीरने वाली मील के पीछे प्रूसियाई सैनिकों की ड्रिल चल रही थी। मुझे यह पार्टिसिपल के नियमों से अधिक आकर्षक लग रहा था। मैं अब भी असमंजस में था कि मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं। मेरे आत्मसंयम ने जवाब दे दिया था और मैं स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के नज़दीक पहुंचा तो बुलेटिन बोर्ड अर्थात सूचना पट पर बहुत सारे लोग एकत्रित थे। पिछले 2 सालों से हमारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थीं। युद्ध में हार, सेना में भर्ती, सैनिक अधिकारियों के आदेश वगैरह वगैरह। मैंने बिना रुके अपने आप से पूछा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या बात हो गई? जब मैं स्कूल के लिए तेज भाग रहा था तब विक्टर लोहार ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा, इतनी तेज मत भागो, तुम्हारे पास विद्यालय पहुंचने के लिए काफ़ी समय है। मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है। मैं हाँफते हुए एम हैमल के छोटे बाग में पहुंच चुका था। अक्सर जब भी विद्यालय शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का शोर होता था। डेस्कों को खोलने तथा बंद करने का शोर, विद्यार्थियों के पाठ पढ़ने का शोर और मेज़ पर टीचर के डंडे को खटखटाने का शोर प्राय सड़क तक सुनाई देता था। लेकिन आज क्या? सब कुछ इतना शांत क्यों है? मैंने तो सोचा था यदि पहले जैसा शोर होगा तो उस शोर में मैं अपनी डेस्क तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था, मानो कि आज संडे हो। जब मैं खिड़की से झांका तो मैंने देखा मेरे सारे सहपाठी अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे और एक भयानक सा डंडा लेकर एम हैमल एक ओर से दूसरी ओर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने से होकर जाना था। मैं कितना लज्जित और डरा हुआ था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे देखकर एम हैमल ने बड़ी दयालुता के साथ कहा, Go to your place quickly, little Franz.
हम तुम्हारे बगैर ही पाठ शुरू करने वाले थे। बेंच के ऊपर से छलांग लगाकर मैं अपनी डेस्क पर जा बैठा। मेरे अंदर फिर भी एक डर था। एम हैमल ने उस दिन एक सुंदर हरा कोट और एक झालरदार कमीज पहनी थी, लेकिन इस ड्रेस को तो वह तब पहनते थे जब या तो निरीक्षण का कार्य हो या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हो। आज मुझे विद्यालय बड़ा अजीब व गंभीर दिखाई दे रहा था। जब मैंने अपने पीछे की ओर देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया। पीछे की बेंच जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, आज उन पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। वे सभी उदास लग रहे थे। एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools. The new master comes tomorrow. This is the last lesson in our own language. I want you to be very attentive. मैं इन शब्दों को सुनकर एकदम हैरान हो गया। ओह, तो उन दोस्तों ने टाउन हॉल पर बुलेटिन बोर्ड पर यही सूचना लगा रखी थी। ओह, मेरा फ्रेंच का आखिरी पाठ। मुझे तो अभी तक ठीक से लिखना भी नहीं आता। मुझे कितना दुख है, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। मैंने तो अपना सारा समय पक्षियों के अंडे ढूंढने और स्लाइडिंग में नष्ट किया है। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे मुसीबत जान पड़ती थीं, आज मेरी दोस्त बन गई थीं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैं वो सब भूल गया था कि एम हैमल कितने गुस्से वाले थे और वो उनका डंडा। अब मैं सोचने लगा, एम हैमल हमेशा के लिए जा रहे हैं और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने नए कपड़े क्यों पहन रखे थे और वे गांव के बुजुर्ग पीछे क्यों बैठे हुए थे। जब मैं यह सब सोच रहा था तब किसी ने मुझे आवाज़ दी और यह आवाज़ एम हैमल की थी। अब पार्टिसिपल के बारे में सुनाने की मेरी बारी थी और मैं खड़ा हो गया, लेकिन पहले ही शब्द पर अटक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अपनी नज़रें ऊपर उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। एम हैमल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांच। हम अक्सर सोचते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। हम अगले दिन पर अक्सर टाल देते हैं। तुम कहते हो तुम फ्रांस के लोग हो, परंतु फिर भी तुम फ्रांस की भाषा नहीं बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। वे तुम्हें काम पर लगाना चाहते थे और इस संदर्भ में मैं भी कम दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय पौधों को पानी देना अधिक सिखाया था। जब मेरा मन मछलियाँ पकड़ने का होता था तो मैं भी तुम्हें छुट्टियाँ दे देता था। फिर एम हैमल ने कहा, फ्रेंच भाषा संसार की सभी भाषाओं से अधिक सुंदर है, सबसे ज़्यादा साफ और तर्कसंगत है। जब कोई देश गुलाम हो जाता है, लेकिन जब तक तुम अपनी भाषा से जुड़े रहते हो तब तक तुम्हारे पास उस जेल से निकलने की चाबी है। फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली तथा हमारा पाठ पढ़ाया। मुझे हैरानी हुई कि जो कुछ उन्होंने पढ़ाया था वो मुझे आसान लग रहा था
और सहजता से मुझे समझ आ गया था। मैंने वह इतने ध्यान से पहले नहीं सुना था और ना ही इतने धैर्य से उन्होंने कभी समझाया था। ऐसा लग रहा था जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ हमें सिखाना चाहते थे। कक्षा में इतना सन्नाटा था कि पेन से कॉपी पर लिखने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ कुछ भौरे भी उड़ रहे थे लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। छत से कबूतरों की गुटरगू की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सोचा क्या यहाँ के लोग इन्हें भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। एम हैमल कमरे की प्रत्येक वस्तु को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपने मन में यह स्थिर करना चाहते थे कि विद्यालय की प्रत्येक वस्तु कैसी दिखती थी। वह 40 वर्षों तक इस विद्यालय में पढ़ाते रहे थे। इन सब को छोड़ जाने पर उनका हृदय टूट गया था। ऊपर के कमरे से सामान पैक करने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरैयां हमारी खिड़की के नीचे बजती सुनाई दी। एम हैमल कुर्सी से खड़े हुए। मैंने उन्हें उतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मित्रों, मैं इतना ही कहकर उनका गला अवरुद्ध हो गया। वे अपनी बात जारी न रख सके और फिर वे बोर्ड की ओर मुड़े। उन्होंने चौक उठाया और पूरी शक्ति से बड़े अक्षरों में लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने हमारी ओर हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड।